मैं सतीश सिंह। आज आप लोगों को क्लास 12th की फिजिक्स में पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जिसे लेंस मेकर फार्मूला भी कहा जाता है, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये मान के आप चलिए कि इस बार 2021 की परीक्षा में इसे निश्चित रूप से आना है। 100% आएगा, ऐसा कोई भी सेट नहीं होगा जिसमें ये नहीं आएगा। तो आप इसे अच्छी तरीके से समझेंगे और इसे तैयार भी बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। कई बार अगर आप इसे अपनी रफ़ कॉपी में ये मान के चलिए, अगर 2-4 बार अगर आप हल कर लेंगे तो आपको ये अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा, आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि लेंस क्या होते हैं। पहले तो हम यही समझ लें, और जब हम लेंस समझेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये पतला लेंस क्या होता है। जबकि इसके पहले आप कभी भी पतले लेंस के बारे में नहीं पढ़े हैं, जबकि लेंस आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। लेकिन एक बार फिर से हम उस लेंस को रिपीट कराते हैं आपको कि लेंस क्या होता है। तो क्लास 10th में आपको बताया गया होगा कि गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए समांग और पारदर्शी माध्यम को हम लेंस कहते हैं। जैसे एक गोलीय पृष्ठ ये, दूसरा गोलीय पृष्ठ ये है, तो इसके बीच में एक समांग और पारदर्शी माध्यम रहता है। माध्यम समांग और पारदर्शी होना चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई भी माध्यम गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से, जैसे गोलीय पृष्ठ इस प्रकार से भी हो सकते हैं, ये भी गोलीय पृष्ठ हैं, और इसके बीच में अगर कोई समांग और पारदर्शी माध्यम घिरा हुआ है, या फिर गोलीय पृष्ठ इस प्रकार से भी हो सकते हैं कि एक समतल पृष्ठ हो और एक ऐसा एक गोलीय पृष्ठ हो और इसके बीच में समांग और पारदर्शी माध्यम घिरा हुआ हो। तो ये सब लेंस होते हैं। आप इसको पहचान चुके होंगे कि ये उत्तल लेंस होता है, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और अगर एक ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला, देखिए ये इसके किनारे हैं, यहाँ पे मोटा है किनारों पर और ये बीच में पतला है, तो इस प्रकार के जो लेंस होते हैं वो अवतल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस इसको हम कहते हैं, जिसको कॉनकेव लेंस कहा जाता है। ये कॉनकेव लेंस है। और इस प्रकार से भी लेंस होते हैं, ये भी लेंस ही हैं। ये समतल और उत्तल लेंस है, समतलोत्तल लेंस कहते हैं। ये समतल और अवतल है, समतलावतल लेंस कहलाता है। इस प्रकार से लेंस होते हैं। तो लेंस के प्रकार भी आपने इसमें पढ़ लिए कि लेंस दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, दूसरा अवतल लेंस होता है। अब जब हम लेंस को समझ चुके हैं तो हम ये समझ लें कि ये पतला लेंस कैसा होता है। तो पतले लेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा लेंस जिसकी मोटाई, ये जो लेंस की मोटाई होती है, ये जो लेंस की मोटाई है, इसकी जो वक्रता त्रिज्याएं होती पृष्ठों की, क्योंकि देखिए जो उत्तल लेंस होगा या जो अवतल लेंस होगा, इसमें दो गोलीय पृष्ठ होंगे। तो जब दो गोलीय पृष्ठ होंगे तो इसकी जो वक्रता त्रिज्याएं होंगी वो 2 होंगी। अब जो पहला पृष्ठ है वो ये पहला पृष्ठ है, जिसको ये वाला, इसको हम पहला पृष्ठ कहेंगे। तो इस पृष्ठ का अपना, ये गोलीय पृष्ठ है, इसका अपना वक्रता केंद्र होगा। मान लीजिए वक्रता केंद्र यहाँ पे है, तो ये इसकी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। और ये जो दूसरा गोलीय पृष्ठ है, इसका भी अपना वक्रता केंद्र होगा। मान लीजिए इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे है C2, तो इसकी ये क्या होगी, इसको हम इसकी वक्रता त्रिज्या R2 कहेंगे, इसकी वक्रता त्रिज्या ये R1 होगी। तो अगर इस लेंस की मोटाई वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में, ये इसकी वक्रता त्रिज्याएं हैं जो कि बहुत बड़ी हैं, और इसकी जो मोटाई है वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटी है। तो अगर लेंस की मोटाई वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में बहुत कम है, तो फिर ऐसे जो लेंस होते हैं वो पतले लेंस होते हैं। यानी जो पतला लेंस होगा उसकी जो मोटाई होगी, मोटाई वो वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में नगण्य होगी। किसकी तुलना में? इसकी जो वक्रता त्रिज्या R1 तथा R2 होंगी, इनकी लंबाई की तुलना में नगण्य होगी। अगर मोटाई नगण्य है तो फिर आप समझिए कि इस प्रकार का जो लेंस है वो पतला लेंस है।
तो क्लास 12th में जो टॉपिक आपको यहाँ कराया जाएगा वो पतले लेंस का होगा। यानी हम पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र समझेंगे, लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है। लेकिन इसके दो पार्ट यहाँ पे आप पढ़ेंगे। सबसे पहले आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है, और इसके बाद जब आप लेंस मेकर फार्मूला पढ़ेंगे तो वहाँ पे रहेगा जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न रहेगा, तब आप उसको उस तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन आप एक बार इसके फिगर को समझ लें, क्योंकि जब आप फिगर समझेंगे तभी आपको ये डेरिवेशन समझ में आएगा, अन्यथा फिर आप इसको समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि एक पतला लेंस है, ये एक पतला लेंस है, और हम ये मान के चलते हैं कि इस पतले लेंस की जो मोटाई है वो स्मॉल टी है। ये पतले लेंस की मोटाई को हम स्मॉल टी मानते हैं, और इसकी मुख्य अक्ष पर यहाँ पर एक बिंदु वस्तु O है। तो इस बिंदु वस्तु O पर O से जब कोई प्रकाश की किरण चलती है तो वो इस पहले पृष्ठ पर आकर टकराती है। ये इसका पहला पृष्ठ है। इसका जो पहला पृष्ठ है ये प्रकाश का क्या करेगा, अपवर्तन कर देगा। और ये मानते हैं कि माना पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या R1 है, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है, और इसके माध्यम का अपवर्तनांक स्मॉल n है। इसको भी यहाँ पे मान लेते हैं। तो जब ये पहला पृष्ठ इसका अपवर्तन करेगा, आप इस तरीके से समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये पृष्ठ है, यहाँ पे बिंदु वस्तु O है, और प्रकाश की किरण ऐसे गई यहाँ पे टकराई, तो वो जाके ऐसे यहाँ पे टकरा जाएगी। इसका अपवर्तन होगा, यहाँ पे टकराएगी, और यहाँ पे इसका बन जाएगा प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन चूंकि जब प्रकाश की किरण यहाँ पे टकराएगी, इसका ये ऐसे अपवर्तन करेगा। लेकिन आगे एक और पृष्ठ है जिसको हम दूसरा पृष्ठ कहते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि इधर वायु है और इधर भी जो है वायु है, और ये मान लीजिए कि कांच का बना हुआ है। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है, लेकिन अब जब वो दूसरे पृष्ठ में टकराएगी, बाहर निकलेगी, तो वो कांच से वायु में जाएगी। अगर ये दूसरा पृष्ठ ना होता तो प्रकाश की किरण सीधी ऐसे चली जाती। लेकिन चूंकि जब प्रकाश का यहाँ से अपवर्तन होगा, ये दूसरे पृष्ठ में टकराएगी और वो कांच से वायु में जाएगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो उसका फिर अपवर्तन होगा। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि अगर ये दूसरा पृष्ठ ना होता तो प्रकाश की किरण इस तरीके से जाती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पे ऐसे जाती। लेकिन चूंकि दूसरा पृष्ठ है तो ये प्रकाश की किरण का अपवर्तन कर देगा, प्रकाश की किरण यहाँ पर जा नहीं पाएगी। अगर ये दूसरा ना होता तो इस बिंदु वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सीधे प्रकाश किरण यहाँ पर आती, और यहाँ पर इसका इमेज बनता, और इसको मान लेते हैं I'। वस्तु की दूरी को हम क्या कहते हैं, U कहते हैं। और पहले पृष्ठ का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो प्रतिबिंब को I' माना, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी को हम V' मानकर चलते हैं। ये प्रतिबिंब की दूरी है, इसको हमने V' कह लिया। लेकिन चूंकि प्रकाश की किरण को ये पृष्ठ क्या करेगा, अपने मार्ग से विचलित कर देगा, तो ये प्रकाश की किरण आके यहाँ पे टकराएगी, और तब जो प्रतिबिंब बनेगा वो I पर बनेगा। इसको हम I मानते हैं। और पहले पृष्ठ ने जो बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब बनाया था उसको हमने कहा था I' कहा था, वो I' था। तो सबसे पहले वाला जो पृष्ठ है, हमें यहाँ पर अपवर्तन का सूत्र लगा देना चाहिए। जबकि आप इसके पहले अपवर्तन का सूत्र पढ़ चुके हैं कि अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, तो वही सूत्र हमको यहाँ पे लगा देना चाहिए। अपवर्तन का सूत्र आप पढ़े थे, चाहे गोली उत्तल पृष्ठ हो चाहे अवतल पृष्ठ हो, n/v माइनस में 1/u इक्वल टू n-1/r, ये अपवर्तन का सूत्र होता है। हमें यहाँ पे ये अपवर्तन का सूत्र बारी बारी से दोनों पृष्ठों पर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपवर्तन का सूत्र प्रथम पृष्ठ पर लगाते हैं। प्रथम पृष्ठ के लिए सबसे पहले हम अपवर्तन का सूत्र इसी के लिए लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, n/v। n मतलब
इस लेंस का अपवर्तनांक, चूँकि प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है, n लिखा, अपान में नीचे v मतलब होता है कि पहले प्रश्न ने अपना प्रतिबिंब कहाँ बनाया, तो वो i डैश पर बनाता है और इसकी दूरी को v डैश कहा जाएगा, v डैश लिख लिया। -1/u पहले पृष्ठ का वस्तु कहाँ है, पहले पृष्ठ, इसको हमने पोल P1 कह लिया, इसको पोल P2 कह लिया। 1/u माइनस का निशान लगा लेते हैं, इक्वल टू में n-1, तो इसका अपवर्तनांक n ही है, -1 अपान में नीचे r रहता है। लेकिन पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या r1 है, इसको हमने r1 कह लिया, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा हमको यहाँ पे और समझना है, जब हम दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे तो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य ये O नहीं करेगा, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य इस पृष्ठ के सामने जो होगा वो करेगा। तो चूंकि इस पृष्ठ के सामने प्रतिबिंब I डैश है, इसलिए यही प्रतिबिंब I डैश इस पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा और इसका प्रतिबिंब जो है बनेगा वो I पर बनेगा। तो यहाँ पे आप ये समझेंगे कि जब दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र हम लगाएंगे तो प्रतिबिंब I डैश वस्तु का कार्य करेगा, इसलिए ये जो दूरी V डैश है ये वस्तु की दूरी रहेगी और इसकी दूरी को हम मानते हैं कि ये कितनी है, ये इसको V मानते हैं। तो एक बार फिर हम जो इसका द्वितीय पृष्ठ है, द्वितीय पृष्ठ, इसके लिए हम अपवर्तन का सूत्र अप्लाई कर देते हैं। तो अपवर्तन का जब सूत्र लगाया जाता है तो सबसे पहले n/v, पहले n लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप इनको समझें, यहाँ पर जो पहला पृष्ठ था, प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही थी, इसलिए अपवर्तनांक क्या था, n। हमने लिखा था Ang के स्थान पर हमने n लिखा, क्योंकि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमने n माना था। लेकिन जब बात दूसरे पृष्ठ की आती है तो प्रकाश की किरण, अब देखिए ध्यान से, ये दूसरा पृष्ठ है, पहले यहाँ वायु से गई फिर कांच में चली गई, अब जब दूसरे पृष्ठ पर आई तो अब कांच से वायु में जा रही है, क्योंकि ये किसका बना हुआ है, ये कांच का बना है। दूसरा पृष्ठ जब प्रकाश की किरण का अपवर्तन कर रहा तो वो कांच से वायु में जा रही है, यानी जो अपवर्तनांक रहेगा वो GNA रहेगा। तो अगर Ang को हमने n कहा तो GNA को क्या कहेंगे, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, GNA का मतलब होता है 1/Ang, यानी कि 1/n। तो द्वितीय पृष्ठ के लिए जो अपवर्तनांक रहेगा वो n हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वायु से कांच के लिए जब अपवर्तन हो रहा था तो n इस्तेमाल किया था। दूसरा पृष्ठ कांच से वायु के लिए अपवर्तन कर रहा है, तो यहाँ पर अपवर्तनांक कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा, 1/n रहेगा। इसलिए n के स्थान पर 1/n और नीचे रहेगा v, मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और दूसरे पृष्ठ का जो प्रतिबिंब है वो I है, इसलिए दूरी क्या इस्तेमाल करेंगे, v लिखते हैं, माइनस में 1/u मीन्स वस्तु की दूरी, और दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है I डैश, इसलिए जो वस्तु की दूरी होगी वो v डैश होगी। यहाँ पे हम लिखते हैं v डैश, माइनस में एक बार फिर n की जगह हमें 1/n यूज़ करना पड़ेगा, 1/n माइनस का 1, और नीचे जो वक्रता त्रिज्या रहेगी वो इस बार है R2 हमने यूज कर लिया। लेकिन जो 1/n है इसमें हम क्या करते हैं कि n का दोनों तरफ गुणा कर दें, n से दोनों ओर हम गुणा करते हैं, जिससे कि जो नीचे n है वो हट जाए। और आप ये जानते हैं, आप यहाँ पे समझ लें कि 1/n है, अगर इसमें n का आप गुणा करोगे तो n से n कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1। तो सबसे पहले पद में लिखा है 1/n, यहाँ पे लिखा 1/n। इसमें जब आप n का गुणा करेंगे, जैसा कि इसके पहले यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि n से n कट जाएगा, बचेगा 1, तो यहाँ पे 1/n में जब n का गुणा करेंगे तो बचेगा 1। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/, में इसके बाद है v, माइनस में जो नेक्स्ट आपका टर्म है, जो पद है वो 1 था, इसमें n का गुणा करोगे n/v डैश बनेगा। तो यहाँ पे हम n/v डैश माइन इक्वल टू में अगला जो पद है उसमें है 1/n, फिर जब इसमें n से गुणा करोगे n से n कट जाएगा तो बचेगा 1। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 माइनस में जो अगला पद है वो है माइनस का 1, ये माइनस का 1, इसमें n का गुणा करोगे तो बन जाएगा n, और नीचे आ जाएगा R2, ये समीकरण नंबर 2 हो गया।
अब दोनों ही समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 में 2 को जोड़ देते हैं, तो LHS में LHS को जोड़ेंगे, RHS में RHS को जोड़ेंगे। तो पहले समीकरण का जो LHS है वो n/v डैश है, माइनस में 1/u। सबसे पहले इसको लिखते हैं, तो n/v डैश माइनस में 1/u प्लस का निशान। अब इस LHS को यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो यह है 1/v माइनस में n/v डैश इक्वल टू में सबसे पहले समीकरण का जो RHS था वो n-1/r1 था, और समीकरण 2 का जो RHS है वो है 1 माइनस में n/, में यहाँ पे r2 लिख लेते हैं। तो n कैंसिल क्या होगा यहाँ भी n/v डैश था, यहाँ पे हम v डैश कर लेते हैं। ये माइनस में प्लस में कैंसिल, बचेगा क्या? सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, प्लस का पद है सबसे पहले इसे लिखेंगे, और 1/u माइनस में, माइनस वाला बाद में लिखते हैं, और इक्वल टू में यहाँ पर n-1/r1 है, और यहाँ पे लिखा है 1 - n। तो हम यहाँ पे जो 1 - n है इसको हम n-1 बना ले, तो माइनस का जो निशान इसको कॉमन कर ले, तो वो माइनस का निशान आएगा, इस प्लस को माइनस कर देगा। और जब माइनस के निशान को कॉमन करेंगे तो जो -n है ये बन जाएगा +n, इसको अब आगे लिख लेते हैं। और जो +1 है ये बन जाएगा -1, क्योंकि निशान बदल जाएंगे, इसको पीछे लिख लेते हैं, और अपान में r2। इसके बाद 1/v माइनस में 1/u इक्वल टू, इन दोनों पदों से हम n-1 को कॉमन कर सकते हैं, इसको कॉमन कर लें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 1/r1 माइनस में 1/r2 ये आ जाता है। इसके बाद थोड़े से इसमें बदलाव करते हैं। अगर ये जो वस्तु O है वो यहाँ पर स्थित ना होती और ये अगर अनंत पर स्थित होती, यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो यहाँ पे लिखेंगे यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तो हम लोग जानते हैं ऐसी बहुत सारी कंडीशन पड़ी हुई हैं लेंस के बारे में कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो हरदम उसके फोकस दूरी पर बनता है, यानी उसके फोकस पर बनता है। जब प्रतिबिंब उसके फोकस पर बनेगा तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो फोकस दूरी के बराबर होगी। ऐसी कंडीशन आपने 10th में भी पढ़ी होंगी और इंटर में तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो इन दोनों बातों को हम यहाँ पे यूज कर दें ऊपर, तो v का मान f के बराबर होगा, तो इस v के स्थान पर f यूज़ करेंगे तो 1/f माइनस में, और u के स्थान पर अनंत यूज़ करेंगे तो n-1, और आगे रहेगा 1/r1 माइनस में 1/r2। अब 1/∞ की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, आप जानते हैं। तो 1/f माइनस में 0 इक्वल टू n-1। आगे क्या रहेगा 1/r1 माइनस में 1/r2। 0 को यहाँ से हटा देते हैं तो 1/f इक्वल टू n-1, 1/r1 और माइनस में 1/r2। हमें ये फार्मूला प्राप्त हो जाता है, और यही फार्मूला जो होता है वो लेंस मेकर फार्मूला कहलाता है। ये एक ऐसा फार्मूला होता है जब किसी लेंस को तैयार किया जाता है तो वहाँ पे इसी फार्मूले का यूज़ किया जाता है, और इसीलिए इस प्रकार के जो फार्मूले होते हैं वो लेंस मेकर फार्मूले कहलाते हैं। तो लेंस मेकर फार्मूला आपका कंप्लीट हो चुका है। आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लें, जिससे कि परीक्षा में अगर आए तो आपको कोई परेशानी ना हो और आप पूरे के पूरे नंबर प्राप्त करें। और ये जो क्वेश्चन होता है एकदम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में दिया जाता है, आपको नंबर भी जो मिलेंगे वो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो सरल क्वेश्चन है और ज़्यादा नंबर लेना है तो आप इसे तैयार ज़रूर करें। और ये आपके लिए नोट्स हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया गया है, आपका कोई नंबर कटने ना पाए जब परीक्षा में आए, तो इसलिए हर बात को इसमें शामिल किया गया। और जो भी इसमें थ्योरी है वो सब फिगर में है, फिगर की ही केवल थ्योरी है, कोई ज़्यादा थ्योरी इसमें नहीं लिखी जाती है। इतनी थ्योरी आपको मिनिमम रूप से लिखनी पड़ेगी। अगर आप इतनी थ्योरी नहीं लिखते हैं तो फिर आप अपने नंबर भी कटवाएंगे। और ये इसका
आप इसको तैयार कर लें, बहुत सरल है। थैंक यू।